हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल इस टीवी देखे क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे सीटेट फरवरी 2015 जो हुआ था, फरवरी में 2015 में हुआ था। और ये प्राइमरी लेवल का फर्स्ट पेपर है, तो इसको हम पूरा सॉल्यूशन है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे सीडीपी की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट जो है दिसंबर में होने वाला है, ऑनलाइन मोड में है, तो ज़्यादा चेंजेस तो सिलेबस में नहीं हुआ है। तो सीडीपी में आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसी के बीच में हम जो है आपके लिए लाइव लेकर आए हैं सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी भाग 1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला दिया है कि निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शंस दिए हैं कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, या ऑप्शन 3 दिया है कि कक्ष का नियंत्रित परिवेश या कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा कि जो कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश है वो क्या है, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि किसी बालक के संवेगात्मक विकास का तात्पर्य इस बात से है कि उसमें संवेगों का विकास कैसे होता है, किन कारणों से वह प्रभावित होता है तथा बालक पर संवेग का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। तो इस प्रकार जो हमारा इसका आंसर कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है कि खुले अंत वाले प्रश्न या परियोजना तथा अवलोकन रचनात्मक आकलन कार्य होते हैं। ध्यान से सुनना कि जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं और जो परियोजना तथा अवलोकन वाले कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक रचनात्मक कार्य होते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि कौन सा रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आपको स्वाभाविक है कि ये 4 नंबर जो दिया है ये जो है एक रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो लेकिन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना जो होता है रचनात्मक आकलन कार्य नहीं होता है, क्योंकि इसके अध्ययन से उनमें क्या होती है, हीन भावना का विकास होता है या हीन भावना उनमें पैदा होती है। तो विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये जो है एक रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही हो जाएगा। अगला है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कि पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, या विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ऑप्शन 4 दिया है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो कौन सा सही हो जाएगा कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि आजकल शिक्षक की भूमिका में बड़ा बदलाव आ गया है और अब उसकी भूमिका ज्ञान के स्रोत के स्थान पर क्या हो गई है, एक सहायक की भूमिका हो गई है। यानी कि अब वो टीचर तानाशाह वाला नहीं रह गया है, यहाँ पर एक सहायक की भूमिका एक टीचर की हो गई है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। यह कि बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति या अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, यानी कि इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए अध्यापकों के अनुसार कार्य करना सही, ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है इसका सही कथन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? आइए देखते हैं कौन कौन से कथन दिए गए हैं। पहला है कि लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी
चाहिए या लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ये तो सेम ही दे दिया गया है, तो यहाँ लड़कियों को होना चाहिए। अगला है कि सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। और 4 नंबर दिया है कि लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए और लड़के एवं लड़कियों के विषय में सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया है लड़की दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर लड़की दिया है, तो यहाँ हो जाएगा लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर है प्रश्न की एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन हैं कि अधिगम्य सुविधा का, अधिगम्य अशक्तता का, अधिगम्य कठिनाई का या अधिगम्य समस्या का। तो किसी बच्चे द्वारा कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां करना उसके अधिगम्य अशक्तता के लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन सा? अशक्तता का लक्षण प्रदर्शित करता है, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति करने, तर्क करने आदि में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जिसे अधिगम्य अशक्तता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे की बढ़ते हैं कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला है कि सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर, या शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेना। तो कौन सा हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। ये विद्यार्थी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं इस माध्यम से, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता का किसका संयोजन है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? किसका संयोजन है? ऑप्शन दिया है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है इसका, क्योंकि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का संयोजन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, बाकी इसके ऑप्शन जो है रॉन्ग हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। किस कारण? यह ऑप्शंस दिए हैं कि यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, या दूसरा है कि यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, या तीसरा दिया है यह बच्चों के विकार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, या 4 नंबर है कि यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं कि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो इस प्रकार हमारा जो है 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है या किसे कहते हैं। अनुकूल चिंतन को, स्मृति आधारित चिंतन को, अपसारी चिंतन को, या अभिसारी चिंतन को। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। किससे? अपसारी चिंतन से। ऑप्शन नंबर 3 है, अपसारी चिंतन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है किस दृष्टि को। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, या तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो क्वेश्चन क्या था कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करने के लिए किया
जा सकता है। किसके लिए? शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे कि यह जाना जा सके कि उनकी क्षमता किस सीमा तक विकसित हुई है, यानी कि शिक्षार्थियों की क्षमता किस सीमा तक विकसित हुई है। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? कौन सा नहीं बनाता है? ऑप्शन देखते हैं कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, या विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो किसको नहीं बनाता है? तो विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। क्या होता है? कि उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? देखते हैं ऑप्शन। पहला है भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो कौन? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान माता पिता एवं भाई बहन उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में स्वीकार्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्या प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन देखते हैं। दिया है कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, क्या ये होगा? या प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, या प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, या प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा आयु समूह? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो आयु समूह 6 से 11 वर्ष जो होता है वो परवर्ती यानी कि उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर की आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? किस विषय में है? आइए ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन क्या दिया है कि भाई किस के बारे में बताती है चीज़ें। तो ऑप्शन दिए हैं कि चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद के विषय में है। किस पर है? प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद के विषय में है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क तथा साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। पार्श्वीकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या सहारा देना। तो इस प्रकार का मार्गदर्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं? सहारा देना कहते हैं। यानी क्योंकि किसी शिक्षार्थी की समस्या समाधान तथा नियोजन क्षमता उस समय अधिक हो जाती है जब यह शिक्षार्थी किसी योग्य शिक्षार्थी या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करता है, इसलिए ये सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या है कि एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है,
या भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है या प्रयोग कर रही है, या लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो अध्यापिका द्वारा एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखना यह संकेत करता है कि वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। किसका? तो वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अगला है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन देखते हैं। शिक्षण के समीपस्थ, शिक्षण के साथ साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, या शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, या जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह उसका सुधार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही क्रम में या सही अर्थ में सूचित करता है? तो कौन सा स्तर? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 या स्तर 2? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में स्तर 1 नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सुनिश्चित या सूचित करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही हो जाएगा, स्तर 1 करता है ऐसा। अगला है कि निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? या इसका ध्यान देना आप लोग कि सही नहीं है पूछ रहा है। तो निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण में प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही नहीं होगा। ऑप्शन दिया है, पहला है कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, या दूसरा है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, या तीसरा दिया है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, या सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो 2 नंबर जो है इसका सही नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो अधिगम में आकलन जो है प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? तो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसात्करण या संगठन? तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को आत्मसात्करण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। तो हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, आदि के संदर्भ भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? यह सिद्धांत वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है। किससे? तो वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत का संबंध मूलतः जीवों के गुणों या विशेषताओं से होता है। अतः स्पष्ट है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार आगे की ओर बढ़ते हैं कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? कि समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। तो क्या अभिप्राय है? तो वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय समावेशी शिक्षा है, क्योंकि इस शिक्षा का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर देना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 1 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु
एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं। फिर से सुनिए, दिया है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, क्या दिया है? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या शारीरिक विकास से। तो उपरोक्त वाला जो कथन दिया है वो किससे संबंधित है? तो उपरोक्त ये जो कथन दिया है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु यह एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो यह जो संबंधित है वो संवेगात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो किसका एक लक्षण है? तो ये डिस्ग्राफिया का है। ऑप्शन नंबर 1 डिस्ग्राफिया का, यानी कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया से संबंधित है और इसमें बच्चा या तो ठीक से लिख नहीं पाता या लिखावट उसकी अच्छी नहीं होती है। इस पर ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। तो कौन सा होगा कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सामाजिक अनुभव सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो कौन सा सही हो जाएगा कि केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है कि केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज CDP देखी 2015 का जो फरवरी में हुआ था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस प्रकार आप फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।